वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर आप सबका मैं संतोष कुमार वर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चैप्टर नंबर 1 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, यह स्टार्ट कर दिया गया है। सभी छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि रोज की वीडियो को रोज देखते रहें, आज का काम कल पे ना टालें। ऐसा नहीं तो ऐसा होगा कि बहुत सारी क्लासेस इकट्ठी हो जाएंगी और फिर आप सबको एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो कबीरदास जी का दोहा जो है वो आप हमेशा ध्यान में रखा करिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगी, बहु ही करोगे कब। यानी कि कल का काम आज करो और आज का काम अभी करो। बहुत सारा काम कब करोगे? प्रलय तो बहुत जल्द हो जाएगी, यानी कि समय ओवर हो जाएगा जल्दी। तो आप सभी छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि रोज का क्लास रोज अटेंड करते चलें और जो उसमें इम्पॉर्टेंट बातें होंगी, जो नोट करने वाली बातें होंगी, उनको नोट करते चलें। मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं और कौन से पॉइंट नोट नहीं करने हैं, ठीक। तो फिलहाल देखिए आपके चैप्टर की कल वाली क्लास में हमने बताया था कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दो प्रकार का इलेक्ट्रीशियन होता है, एक जनरल इलेक्ट्रीशियन होता है, एक इलेक्ट्रीशियन फिटर होता है। इन सबों पर चर्चा कल की क्लास में की गई थी। इलेक्ट्रीशियन फिटर के बारे में हमने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको लगाने का काम, फिटिंग करने का काम या घर की वायरिंग वाला काम, ये सब जो है इलेक्ट्रीशियन फिटर करेगा। और जो इलेक्ट्रीशियन जनरल इलेक्ट्रीशियन होता है वह मेंटेनेंस का काम करेगा। घर मेंटेनेंस का मतलब कोई चीज़ खराब हो गई है, ठीक है, पंखा नहीं चल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, फ्यूज उड़ गया है, हीटर नहीं चल रहा है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण का काम। मेंटेनेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुरक्षण। अनुरक्षण का जो काम होगा वह जनरल इलेक्ट्रीशियन करेगा और फिटिंग का जो काम होगा वह इलेक्ट्रीशियन फिटर करेगा। यह सब बातें हमने कल की क्लास में चर्चा करी थी। कुछ चीज़ें और भी लिखी गई हैं लेकिन उनको चर्चा में लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ, बस ऐसे ही है। तो आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा गया था, आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र, स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, माने कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्या स्कोप है, ठीक। किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, इसकी एक क्लास मैंने इंट्रोडक्शन में ही ले ली थी, लेकिन कुछ चीज़ इन्होंने बताई है तो इनका भी सुन लीजिए और देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कल हमने लिखा था NCO, ये लाइन याद रखना है आपको। NCO का फुल फॉर्म कल वाले वीडियो में जो है हमने बताया है। NCO का मतलब नेशनल कोड ऑफ ऑक्यूपेशन। क्या? नेशनल कोड ऑफ ऑक्यूपेशन, राष्ट्रीय व्यावसायिक कोड। तो फुल फॉर्म याद रखिए, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखा है पढ़िए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र क्या हैं। एक तो यहाँ नया वर्ड आपको मिलेगा NCVT, ये आप अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए और इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, ठीक। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। ऐसे ही एक और होता है, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बीच में भी मिटा दूंगा, SCVT, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। तो देखो ITI में बहुत पहले जो ट्रेडें हुआ करती थी, यानी जो व्यवसाय होते थे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, जो भी ट्रेड्स होती थी, मैक्सिमम ये सब ट्रेड जो है SCVT के अंतर्गत आती थी, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। बाद में फिर ना ये NCVT का कॉन्सेप्ट आ गया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये सब चीज़ें जो है सन 2000 के बाद शुरू हुई हैं, नहीं तो उसके पहले सारी ट्रेडें आपकी SCVT थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती थी। अभी क्या है ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो रोजगार एवं श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये सब चलता है। और मैक्सिमम सभी ट्रेड्स जो हैं वो अब NCVT में कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें SCVT नहीं मांगता, अब हर जगह NCVT मांगता है। तो आपकी ट्रेड्स जो हैं वो NCVT हो गई हैं। शुरुआत में कुछ बच्चों को इसमें समस्या हुई थी, जो शुरू में बहुत पहले सन 2000 के पहले ITI वगैरह कर लिए थे, तो वो सब SCVT से थे, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आगे चल कर के दिक्कत आई। तो बाद में NCVT का एक कॉन्सेप्ट आ गया और NCVT को ही हर जगह मांगने लगा। ठीक, बस इसमें कुछ करना नहीं है। अभी फ़िलहाल आपका जो आप जिसमें एडमिशन लिए हैं इलेक्ट्रीशियन में, वो हर जगह NCVT से मान्यता प्राप्त है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त है। बस यहाँ पर आप ना इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, NCVT और SCVT दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। बस इतनी सी बात हमको यहाँ बोलनी थी। आगे देखिए क्या लिखा है, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो लिखा है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्षीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। यानी कि 2 वर्षीय प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा 2 साल के प्रशिक्षण के उपरांत आपको निम्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। पढ़िए क्या है, स्थानीय विद्युत बोर्ड, जो आपका स्थानीय आपके घर के आसपास लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, वहाँ पर रेलवे पर, टेलीफोन विभाग में, एयरपोर्ट पर, दूसरी राजकीय और अर्धराजकीय संस्थाओं में, राजकीय मतलब सरकारी, अर्धराजकीय मतलब जो है अर्ध सरकारी संस्थाओं में। तो ये सब बातें तो आपको सब पता ही हैं। मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भविष्य क्या होगा इस पर इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ही आप लोगों को समझा दिया था। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भविष्य उज्जवल है, इसमें कभी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऊर्जा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या घनत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ऊर्जा की मांग भी उसी अनुरूप बढ़ रही है। और ऊर्जा की मांग बढ़ रही है तो लोगों को सुख सुविधाएं भी ज़्यादा चाहिए, लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। भाई सबको पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, AC चाहिए, फ्रिज चाहिए और तमाम सुख सुविधाएं वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रीशियन का फ्यूचर जो है हमेशा उज्जवल है। बस होना क्या चाहिए, वो अपने कार्य में एक्सपर्ट होना चाहिए। यदि वो अपने कार्य में एक्सपर्ट नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। अगर अपने कार्य क्षेत्र में एक्सपर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, लोग उसको बुला के ले जाएंगे, काम करवाएंगे उससे, या अपनी दुकान खोल के वो बैठ सकता है कहीं नौकरी नहीं मिला तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है फैक्ट्रियों में विद्युत कार, सार्वजनिक या व्यक्तिगत के रूप में। फैक्ट्रियों में विद्युत कार का मतलब बताए थे हम, इलेक्ट्रीशियन को ही विद्युत कार कहते हैं। तो फैक्ट्रियों में विद्युत कार का काम उसको मिल सकता है। पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक का मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं उनमें, या व्यक्तिगत किसी की फैक्ट्री है तो उसमें कहीं पर भी आपको काम मिल सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्री या सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्री का मतलब हुआ कि ऐसी फैक्ट्री जिसमें सरकार का भी कुछ शेयर होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी कुछ शेयर होता है, वो बोली जाती हैं सार्वजनिक क्षेत्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा के समझा दे रहा हूँ आपको। PSU बोला जाता है इन सबको, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसी को बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, जैसे आपको मैंने कई कंपनियों के नाम बताए थे, ध्यान होगा आपको, BHEL भेल, सेल, NTPC, ONGC,
ना, भेल, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या हैं? ये सब पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, यानी कि ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये अर्ध सरकारी हैं, पूर्णतया कंप्लीटली या प्योर गवर्नमेंटेड सेक्टर नहीं है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यानी कि प्राइवेट कंपनियों का भी पैसा लगा है और सरकार का भी लगा है, तो सरकार का शेयर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए सरकारी कंपनी लोग ज़्यादातर जनरली बोलते हैं सरकारी है, जबकि प्योर सरकारी नहीं है, ठीक ना। अब जैसे और दूसरी कंपनियों की बात कर लीजिए, टाटा हो गई, बिरला हो गई, अडानी हो गई, रिलायंस हो गई, तमाम ऐसी, ये तो बड़ी बड़ी मशहूर कंपनियां बता रहा हूँ, इससे छोटी भी कंपनियां बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वो सब व्यक्तिगत में आ जाएगी और सार्वजनिक में ये सब आ जाएंगी। चलिए इसके आगे का क्या लिखा है वो देखा जाए। आगे क्या लिखा है? होटलों, अस्पतालों, सिनेमा घरों, सभा भवनों इत्यादि में, मतलब होटल, अस्पताल, सिनेमा घर, सभा भवन का मतलब जहाँ मीटिंग वगैरह होती है, इन सब जगहों पर एक इलेक्ट्रीशियन को काम मिल सकता है। विद्युत दुकानों पर विद्युत साधनों की मरम्मत के लिए, विद्युत साधनों का मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वैद्युतिक उपकरण, उनकी मरम्मत के लिए विद्युत की दुकानें जो होंगी वहाँ पर काम मिल सकता है। स्विच गियर फैक्ट्री में पैनल बोर्ड पर विद्युत नियंत्रण गियर्स और स्विचों का समुच्चयन करने के लिए, मतलब स्विच गियर फैक्ट्री, स्विच गियर का मतलब मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। स्विच गियर क्या होता है? जो बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं, जो 1,32,000 की लाइन, 400 kV की लाइन, 33,000 kV की लाइन को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए, भाई कुछ तो कोई स्विच तो होगी ना। घर में आप पंखा चलाने के स्विच दबा देते हैं तो वो तो चल जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लो टेंशन लाइन पे काम करना होता है 220 वोल्ट पे। लेकिन जब 400 किलो वोल्ट की लाइन पे काम हो या 132 kV की लाइन पे काम हो, तब वहाँ क्या होता है? वहाँ तो स्विच को ऑन ऑफ आप हाथ से कर ही नहीं सकते हैं ना, तो दूर से पकड़ लेगा करंट, वोल्ट झटका लगेगा, आपको दूर से ही गिरा देगा। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? स्विच गियर्स की जरूरत पड़ती है। उन स्विच गियर्स के माध्यम से उनको ऑन ऑफ किया जाता है, वहाँ आदमी अपना हाथ लगा के ऑन ऑफ नहीं करता है, ठीक है ना। उन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट सिस्टम आगे चल करके बताएंगे जब स्विच गियर चैप्टर पढ़ाएंगे, है आपके बुक में थोड़ा कुछ। तो वही बोल रहा है कि स्विच गियर फैक्ट्री में पैनल बोर्ड होता है। पैनल बोर्ड का मतलब एक बड़ा सा, सपोज दैट ऐसे बड़ा सा पैनल रहेगा, ठीक है, उसी पर तमाम बटन रहेंगे कंट्रोल करने के लिए। किसी स्विच गियर को, किसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक पैनल रहेगा। उस पैनल पर इमरजेंसी बटन रहेगी, रिवर्स बटन रहेगी, फॉरवर्ड बटन रहेगी, स्टॉप बटन रहेगी, स्टार्ट बटन रहेगी, और भी तमाम फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो वो पैनल बोर्ड पर विद्युत नियंत्रण मतलब इलेक्ट्रिकल कंट्रोल गियर्स और स्विचों का समायोजन, समुच्चयन यानी कि फिटिंग करने के लिए जो है उस फैक्ट्री में काम मिल सकता है इलेक्ट्रीशियन को। छठा है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में वाहनों की वायरिंग एवं उनके विभिन्न पुर्जों की मरम्मत में। ऑटोमोबाइल जान ही रहे हो, ऑटोमोबाइल आपका गाड़ी वगैरह वाला जहाँ काम होता है, उस वर्कशॉप में वाहनों की हर गाड़ी में जो है वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, तो उन सब में वाहनों में वायरिंग और उनके विभिन्न पुर्जों की मरम्मत में, ठीक। तो ये सब जगह पे काम मिल सकता है। आगे आपको ये जो बुक में आपकी बताया है, कुछ और भी बताया है, वो भी देखिए आगे। पॉइंट नंबर 7, घरेलू साधनों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों में घरेलू साधनों के समुच्चयन में, ठीक, मतलब घरेलू साधनों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों में। इसका क्या मतलब हुआ कि घरेलू साधन में क्या क्या आएगा? डोमेस्टिक अप्लायंसेज, जैसे फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, कूलर हुआ, प्रेस हुआ, इंडक्शन कुकटॉप हुआ, तो ये सब चीज़ें जो हैं घरेलू साधन में आएंगी। एसी हुआ,
तो उनका निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों में घरेलू साधनों के समुच्चयन में, तो जिन फैक्ट्रियों में इन सब चीज़ों का निर्माण होता है वहाँ उनकी असेंबलिंग करने में इलेक्ट्रीशियन को रोजगार मिल सकता है। 8वां नंबर है प्रसिद्ध कंपनियों में घरेलू साधनों के सर्विस मैकेनिक के रूप में। जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं जैसे बजाज हो गई, चैंपियन हो गई, एलजी हो गई, सैमसंग हो गई। अब अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कंपनियां हैं। एसी वगैरह में जाएंगे तो और तमाम कंपनियां मिलेंगी। रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह में आएंगे तो और कंपनियां हैं। एलजी सैमसंग के अलावा भी कैलविनेटर है और वीडियोकॉन है, ऐसे तमाम हैं। अब क्या क्या बताऊँ, टेलीविज़न भी आएगा आपके घरेलू संसाधन में। तो उन सब में क्या है कि इन सब कंपनियों में सर्विस मैकेनिक के रूप में सर्विस आपका एक एरिया निर्धारित कर दिया जाएगा। इस एरिया का सर्विस आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए इन्वर्टर बैटरी वाले में होता है, ल्यूमिनस वाले हैं, माइक्रोटेक वाले हैं, एक्साइड वाले हैं। ये सब लोग क्या कर रखे हैं, अपना एक मैकेनिक एक बड़ा जिला है तो 2-2 3-3 मैकेनिक कर दिए हैं, एरिया वाइज बांट दिए हैं। छोटा जिला है तो एक ही रख दिए हैं कि वो दिन भर टहल करके जो भी कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज होंगी उस ज़िले की, तो वो मैकेनिक उसको उस ज़िले के मैकेनिक को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उस ज़िले का मैकेनिक वहाँ डोर टू डोर यानी कि घर घर जा कर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी सर्विस मैकेनिक के रूप में आपको बड़ी बड़ी प्रसिद्ध कंपनियों में काम मिल सकता है। तो इतना स्कोप बताया है इसने। बाकी तो हमने आपको सरकारी और गैर सरकारी तमाम कंपनियों के नाम बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, जहां आप जा कर के अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में। तो मैं छात्रों से ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल मैं इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर अमेठी में रहता हूँ। जो छात्र इधर के रहने वाले हों और अगर उनको ऑनलाइन क्लास पढ़ने में कोई समस्या परेशानी हो, यानी कि वो पढ़ने में कमज़ोर हैं, ऑनलाइन बातें तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली सब कुछ बोल रहा हूँ, फिर भी अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो ऑफलाइन क्लास के लिए आ सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, माने मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा 91 25 83 90 96। इस पर आप मैसेज करिएगा अगर किसी को ज़रूरत है तो। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, जो रेगुलर वीडियोज़ नई नई हमारी जाती हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है फर्स्ट ईयर के छात्रों का। तो उस ग्रुप में भी अगर आपको ऐड होना है तो इस नंबर पर आप हाय हेलो लिख करके कुछ भेजिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए क्या बता रहा है, उसको देखा जाए। चलिए देखिए आगे, विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन, विद्युत चालित मतलब बता रहा है विद्युत कार यानी कि इलेक्ट्रीशियन क्या है, कौन होता है इलेक्ट्रीशियन। विद्युत चालित उपकरणों जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ये सब तो नाम सुने होंगे, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर। ठीक, कन्वर्टर क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने वाला, आदि का निर्माण, अनुरक्षण, निर्माण मतलब बनाने वाला, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस करने वाला, रिपेयरिंग करने वाला, और मरम्मत, अनुरक्षण और मरम्मत एक ही बात हुई, का कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। कौन विद्युतकार कहलाता है, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, दूसरी परिभाषा दिया है यहाँ से, व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है विद्युतकार ट्रेड कहलाता है। ठीक, व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है, वह जो है विद्युतकार ट्रेड कहलाता है, विद्युतकार व्यवसाय कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ गई, याद कर लीजिएगा, इसमें भूलना नहीं है आपको। विद्युतकार व्यवसाय का क्या काम है, विद्युत चालित उपकरणों का सारा काम करना है, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ठीक, के साथ साथ निर्माण कार्य में भी। चलिए इसके बाद एक आगे दे रहा है
देखिए क्या है, आगे देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रीशियन, विद्युत कार्य के क्या कर्तव्य हैं। विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक यहाँ पर नया वर्ड देख रहे होंगे आप, DGET 1986। तो ठीक है, DGET क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, माने कि रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशालय। अभी मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो DGET है, इसके नियम, इसके तमाम नियम से, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय DGET, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आपका NCVT वगैरह जो कोर्स है ये सब संचालित होता है। तो रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय दिल्ली में है ये, ठीक। के नियमों के अनुसार एक योग्य विद्युतकार के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। एक योग्य यानी कि कुशल विद्युतकार में क्या क्या गुण होना चाहिए। विद्युत संबंधी कार्य करने से पूर्व विद्युतकार को सुरक्षा सावधानियों की उचित जानकारी होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रीशियन को सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षात्मक सावधानियाँ क्या बरतनी है उसको उचित जानकारी होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि आए दिन ये समस्याएं आती हैं। बिजली विभाग में आप देखते होंगे संविदा कर्मचारी पोल पर चढ़ा था और वह रिपेयरिंग कर रहा था, लाइन आ गई कहीं से, चिपक गया। अक्सर ये चीज़ आप सुनते होंगे। ये दुर्घटना बहुत पहले से होती आ रही है और आज भी इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये हो ही रहा है। कहाँ गलती होती है, कम्युनिकेशन एरर। हमने शटडाउन लिया है तो लाइन आ कैसे गई, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है ना। अच्छा, तो संविदा कर्मचारी को भी यह चाहिए कि जब वो खंभे पर चढ़े तो एक ना वायर लेके चढ़े, नंगा वायर, बेयर वायर लेके चढ़े और ऊपर जाके तीनों चारों तारों, तीनों फ्यूज और न्यूट्रल सबको एक ही वायर में लपेट दे। लाइन अगर चालू भी होना चाहे ना, वहाँ से गलती से सब स्टेशन से अगर गलती से कोई चलाए भी ना तो चल ना पाए, ठीक ना, क्योंकि सब शॉर्ट सर्किट बताएगा, तुरंत वहाँ ट्रिप कर जाएगा, लाइन चालू नहीं हो पाएगी। ये सब बातों का ध्यान देना चाहिए। लेकिन संविदा कर्मचारी सब करते कहाँ हैं, बस ठीक है चढ़े, खटाक से भी करके आया तुरंत। सबको ओवर कॉन्फिडेंस होता है और ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबता है। देखिए, तो सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी एक इलेक्ट्रीशियन को होनी चाहिए। अब सुरक्षा संबंधी जानकारियाँ क्या क्या हैं अभी आगे चैप्टर्स में आएगा। देखिए, कारखानों, कार्यशालाओं, बिजली गृहों, व्यावसायिक संयंत्रों तथा रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्रों तथा उनके संयोजनों एवं फिटिंग्स की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण आदि की जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। कोई वर्कशॉप है, कार्यशाला है, बिजली गृह मतलब पावर हाउस है, व्यावसायिक संयंत्र है, कोई कमर्शियल जो है इक्विपमेंट है, या फिर कोई रिहायशी मकान है, तो वहाँ पर प्रयोग होने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो प्रयोग होते हैं उनको सही से लगाना, माने संयोजन, उनको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना, उनकी सही से फिटिंग करना, मरम्मत करना, अनुरक्षण करना, इन सब की पर्याप्त जानकारी इलेक्ट्रीशियन को होना चाहिए। और एक जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिना जानकारी के कोई चीज़ में उंगली नहीं करना है। बहुत सारे लोगों में ना बहुत ज़्यादा कौतूहल और जिज्ञासा होती है उंगली करने की, मतलब नहीं जान रहे हो फिर भी छू दिए। कहे छू दिए भाई, कोई चीज़ जब जान रहे हो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो तब तो छुओ, समझ में आती है। नहीं जान रहे हो तो नहीं, गलती नहीं करना है। बिजली किसी के बाप की नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती अगर गलती हो गई तो, ठीक। इवन इसने अपने फादर को भी मार दिया था, बिजली ने अपने फादर को भी मार दिया था, पढ़िएगा। तो आगे देखिए, कुछ और भी कर्तव्य लिखे गए हैं। अभी तो 2 ही कर्तव्य हम बताए हैं। अगला देखिए, देखिए आगे, एक इलेक्ट्रीशियन के और क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। वैद्युत परिपथ की स्थापना के विवरण इत्यादि के लिए रेखा चित्र विनिर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन का अध्ययन करना। देखिए, वैद्युत स्थापना लिख रहा है ना, वैद्युत परिपथ की स्थापना, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जब बनाई जाती है तो उसके पहले उसका वायरिंग डायग्राम बनाया जाता है। आप एक नया घर बनाते होंगे तो नया घर बनाने के पहले भी
उसमें घर बनते टाइम ही वायरिंग डायग्राम बना दिया जाता है, उसी अनुसार से उसमें झिरी काट करके पाइपें, इलेक्ट्रिकल पाइपें डाल दी जाती हैं पहले से ही। तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम आपका पहले से तैयार होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम है वह उस इलेक्ट्रीशियन को पढ़ने आना चाहिए, कहाँ पर स्विच बोर्ड होना है, कहाँ पर पंखा होना है, कितनी ऊंचाई पर स्विच बोर्ड होना है, नॉर्मल लाइट स्विच बोर्ड, पावर स्विच बोर्ड, ठीक है, और कहाँ पर ट्यूबलाइट होगी, कितनी ऊंचाई पर होगी, ये सब बातें जो है उसको पता होनी चाहिए। और जो लिखा है ना, जो रेखा चित्र है उसके इंस्ट्रक्शन, जो रेखा चित्र यानी कि लेआउट बनाया जाएगा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, उसके इंस्ट्रक्शन का अध्ययन करना जानता हो वो, ऐसा ना हो कि इलिटरेट हो। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन तो ऐसे भी हैं कि जिनको पढ़ना या उनका अध्ययन करना नहीं आता है, बस वो काम जानते हैं, उनको बता दो फटाफट खींच के काम कर देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4। दूसरे वाले पॉइंट में पॉइंट नंबर 4, विद्युत यंत्र जैसे मैगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, आवृत्ति मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि में उत्पन्न दोषों की जांच कर उन्हें ठीक करना, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन को ये सब बातें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सब वर्ड्स नए मिल रहे हैं आपको, इनके बारे में नहीं सुना होगा आपने। मैगर से क्या किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापा जाता है, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये पता नहीं आपको। मैगर का एक फिगर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैगर दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए। मैगर ये मैनुअल मैगर है, मतलब कि हैंडल इसमें देखिए बना हुआ है, ये देखिए ये हैंडल बना हुआ है, इस हैंडल को घुमा करके इसको चलाया जाता है। इससे जो है केबल जो होती हैं, केबल मोटी मोटी केबल्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर वगैरह में डाली जाती हैं, तो उनमें उन केबलों में फॉल्ट ढूंढने के काम में आता है। और केबल कहीं कट गई है तो उनकी कंटिन्यूटी टेस्ट करने के काम में आता है, ठीक ना। मैंने कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता परीक्षण, या दो केबल के दो तार आपस में शॉर्ट होकर हो गए हैं तो उसकी जांच भी इस मैगर के द्वारा करी जाती है। ये मैनुअल मैगर है। और ऐसे ही एक मैगर आता है जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैगर, तो उसमें बैटरी लगी होती है, बैटरी चार्ज कर लिया जाता है और उसके बाद हम लोग मेजरमेंट जो करना होता है करते हैं। बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी आगे चैप्टर्स में आएगा ये आपको, ठीक ना। और इसमें हैंडल है, ये हैंडल घुमा करके किया जाता है, उस वाले में हैंडल नहीं होता है, बैटरी से चलता है वो, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है अर्थ टेस्टर। देखिए अर्थ टेस्टर का भी फिगर दिखाते हैं। अब ये देखिए अर्थ टेस्टर को आप देखिए ध्यान से, दिख रहा है, तो ये हो गया आपका अर्थ टेस्टर, ठीक ना। लिखा हुआ है इसमें देखिए डिजिटल अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट। अब इसका काम क्या है अर्थ टेस्टर का, भाई देखो हर घर में अर्थिंग बनाई जाती है, ये तो पता ही है ना। अर्थिंग का क्या काम है, अभी तो मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा अर्थिंग क्यों बनाई जाती है। आपके बोर्ड में जो सॉकेट होता है, सॉकेट में ना ये देखिए सबसे ऊपर में एक मोटा पॉइंट होता है, उस मोटे पॉइंट में अर्थिंग करी जाती है। उसका क्या काम है आगे के चैप्टर्स में हम बताएंगे। और जनरली लोग अपने घरों में अर्थिंग तो नहीं बनवाते हैं, लेकिन शहर वगैरह में जो रिहायशी बिल्डिंग्स वगैरह हैं या जो फैक्ट्री हैं, कारखाना हैं, वहाँ सब पर अर्थिंग बनाया जाता है, कंपलसरी है। भारतीय विद्युत नियम जो है उसके अनुसार अर्थ बनाना कंपलसरी है। लेकिन अब गांव वगैरह में लोग उसके प्रति अवेयर नहीं रहते हैं, तो इसलिए नहीं बनवाते हैं, ना इतनी जांच पड़ताल होती है। और अन्यथा अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई है तो आपके घर में अर्थिंग बना होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस जो है नापने के लिए अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो लिखा हुआ है इसमें अर्थ टेस्टर का, ठीक है। अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर आपकी अर्थिंग काम नहीं करेगी। आगे की बातें आगे करेंगे। वाट मीटर है, वाट मीटर से आप जानते हैं शक्ति नापी जाती है, पावर, P = VI एक फार्मूला होता है, उसके द्वारा वाट
कितनी शक्ति कोई सर्किट है मान लीजिए, तो उसमें या कोई घर में है तो कितनी विद्युत शक्ति की कितनी खपत हो रही है, वाट मीटर से हम नाप सकते हैं। ठीक है, एनर्जी मीटर जो है वाट मीटर का ही एक रूप होता है। एनर्जी मीटर तो सब लोग जानते होंगे, सबके घर में मीटर लगा होगा बिजली वाला, हाँ, हर महीने का बिजली का बिल आता होगा, जानते होंगे आप। तो बस वाट मीटर का ही एक रूप है एनर्जी मीटर। चलिए आगे देखिए, आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी। जैसे अब आवृत्ति की परिभाषा तो यहाँ नहीं बताऊँगा, ये जानिए कि ये सुना भी होगा आपने, AC और DC दो तरह की बिजली होती है। तो DC का कहते हैं डायरेक्ट करंट और AC को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो जो डायरेक्ट करंट होती है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति नहीं होती है। कक्षा 10 की किताब में साइंस में पढ़ाया भी गया होगा आपको, ठीक है। तो आवृत्ति जो है DC सप्लाई नहीं होती है, यानी कि जो बैटरी वाली सप्लाई हमको मिलती है उसमें आवृत्ति या कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। लेकिन जो हमें सप्लाई अल्टरनेटर से आती है, हमारे घर में पोल से खंभे से जो सप्लाई आती है उसमें आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी। तो भारत में जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रखी गई है वो 50 हर्ट्ज रखी गई है। फ्रीक्वेंसी का यानी कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत में इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, ये आपके इंडिया की बता रहा हूँ। दूसरा देखिए, मीटर, हाँ, आवृत्ति मीटर हो गया। पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर भी ऐसे ही होता है। अब इसके बारे में ऐसे तो नहीं समझ पाओगे, थोड़ा बड़ी चीज़ है पावर फैक्टर। ये जान लीजिए कि पावर फैक्टर जो है अगर लो है, ठीक है, पावर फैक्टर अगर कम है तो फिर बिजली कंपनी को चूना लगता है। आपको तो चूना नहीं लगेगा, लेकिन बिजली कंपनी को चूना लगेगा। और इसीलिए बिजली कंपनी क्या करेगी? आपके ऊपर पेनाल्टी ठोक देगी। तो पावर फैक्टर मीटर जो है ये फैक्ट्री वगैरह जो होती है ना, जहाँ पर इंडक्टिव टाइप के लोड ज़्यादा लगे होते हैं, इंडक्टिव लोड से तात्पर्य मोटर वगैरह जहाँ ज़्यादा चलती हैं वहाँ पर पावर फैक्टर लो हो जाता है, कम हो जाता है। पावर फैक्टर स्टैंडर्ड 1 होना चाहिए, लेकिन उससे कम हो जाता है, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे अगर हो गया पावर फैक्टर तो बिजली कंपनी को, जहाँ से बिजली आप ले रहे हैं, उसको चूना लगने लगता है, उसको नुकसान होने लगता है। तो अगर उसको पता चला कि आपके यहाँ इंडक्टिव लोड ज़्यादा है और आपके यहाँ पावर फैक्टर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेगा? वो आपके ऊपर पेनाल्टी ठोक देगा। ये सब काम फैक्ट्री में होता है। ऊर्जा मीटर में आइए, एनर्जी मीटर। हाँ, तो एनर्जी मीटर वही एनर्जी पड़ता है, यही मैंने बताया, वाट मीटर का ही एक रूप है एनर्जी मीटर, ठीक है। आगे क्या है? आदि में उत्पन्न दोषों की जांच कर उन्हें ठीक करना। इन सबों में अगर कोई फॉल्ट आई है तो उसको टेस्ट करना, उसको ठीक करना एक इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मेरे साथ लगे रहिए, मैं एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा आपको, मेरा दावा है। हाथ से हाथ मिलाइए, एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा इलेक्ट्रीशियन का काम में, और आप रोजगार के लिए परेशान नहीं रहेंगे। लगे रहिए मेरे साथ, मेरे गाइडेंस को फॉलो करते रहिए बस। और अगर कहीं मुझे भी सलाह देने की ज़रूरत हो आप लोगों को, तो आप लोग मुझे सलाह दीजिए। अगर वो सलाह उचित होगी तो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। किसी उपकरण में ब्रेकडाउन होने पर उसमें उत्पन्न त्रुटियों को ज्ञात करना। कोई उपकरण है, अगर उसमें ब्रेकडाउन आ गया, ठीक, किसी उपकरण में ब्रेकडाउन होने पर उसमें उत्पन्न त्रुटियों को ज्ञात करना। कोई भी उपकरण है भाई, आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन और अलग हो गई, तो इन सब में जो त्रुटि उत्पन्न हुई है उसको पता करना और उसको ठीक करना, ये सब इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए। तो चलिए, एक इलेक्ट्रीशियन के कितने कर्तव्य हैं? अभी कितने पढ़े? 5। कितने कर्तव्य दिया है बुक में? दिया है बुक में 11 कर्तव्य। तो बहुत कर्तव्य दिया है इलेक्ट्रीशियन के भाई। चलिए कोई बात नहीं, अपने कर्तव्यों का आप लोग निर्वहन करिए, ठीक है। 6वां कर्तव्य क्या है देखिए, आगे देखिए। मैंने एक चीज़ उसमें छोड़ दिया था, DGET का फुल फॉर्म में लिखा था आपको, DGET। पता नहीं ज़्यादा ब्राइटनेस तो नहीं हो गया, नहीं तो कम दिखाई दे रहा है, उसे ठीक तो लग रहा है। DGET का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, DIRT
डायरेक्टोरेट DIRECTORATE डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टोरेट जनरल का मतलब महानिदेशालय किसका? एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार एंड प्रशिक्षण, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय। ठीक, तो याद करिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तब आगे देखिए, BIS क्या है? इसका भी फुल फॉर्म जो है ना, याद रखना है आपको। BIS अभी तक 2-3 चीज बता दिए हैं मैं। एक बताए थे NCO, नेशनल कोड ऑफ ऑक्यूपेशन। दूसरा क्या बताए? DGET, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तीसरा आ गया एक नया, ये सब का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, याद रखिए फुल फॉर्म। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब भारतीय मानक संस्थान। ठीक, तो एक मिनट, तो भारतीय मानक संस्थान नहीं बोलिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो बोलिएगा। क्या बोलना है आपको? भारतीय मानक ब्यूरो। देखो, पहले इसका नाम जो था वो था ISI, ठीक है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान, जो मैंने पहली लाइन में बोल दिया कि INDIAN, इंडियन स्टैंडर्ड, STANDARD, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, भारतीय मानक संस्थान। तो ये जो भारतीय मानक संस्थान ISI का, कुकर वगैरह पे बहुत ज़्यादा सुने होंगे, प्रचार वगैरह देखे होंगे, ISI का मुहर होना, ठीक ना। या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कुछ भी लेके आइए तो उस पर ISI का साइन जरूर होना चाहिए। अगर ISI अप्रूव्ड वह सामान नहीं है तो वह इसका मतलब माना जाता था कि क्वालिटी वाला सामान है, लोकल सामान है वो। अगर ISI वेरीफाइड है तो इसका मतलब ओरिजिनल सामान है, ऐसा माना जाता है ना। तो अभी जो इंडियन स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि इस स्टैंडर्ड के नीचे चीज़ नहीं होगी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं जिस पर ISI की मुहर लगी है, तो मान के चलिए कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान है और लोकल पुअर क्वालिटी नहीं है उसकी, तो एक वह जो संस्थान है ISI, वो एक नियम निर्धारित करता है कि इसके नीचे का नहीं होना चाहिए क्वालिटी। ठीक है, तो ISI का नाम अभी बदल गया है, अभी ISI का नाम हो गया है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो हिंदी में आप बोलेंगे ना भारतीय मानक ब्यूरो, क्या बोलेंगे? भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो। तब सबसे पहले अस्तित्व में आया ISI, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
ठीक, इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे भारतीय मानक संस्थान, ठीक ना, भारतीय मानक संस्थान। लेकिन अब इसको जो ये आया था अस्तित्व में 1947 में, तो 1947 में इसको बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि जो जिन कंपनियों को ISI का दर्जा दे दिया जाए तो उन कंपनियों का प्रोडक्ट पे जनता को विश्वास हो कि वो अच्छा वाला प्रोडक्ट है, क्वालिटीफुल प्रोडक्ट है। तो जिन कंपनियों को ISI का दर्जा मिला रहता था वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर ISI का से ठप्पा लगाती थी, ठीक है। और आम जनता ये देख के लेते थे कि ISI मार्का है या नहीं। अगर ISI मार्का प्रोडक्ट है वह तो अच्छा क्वालिटी का है, और अगर ISI मार्का नहीं है तो लोअर है, पुअर क्वालिटी का है। तो ISI मार्का वाले जो प्रोडक्ट हैं थोड़ा महंगे भी बिकते थे, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल दिया गया 1900 कब इसका नाम बदल दिया गया, यहाँ लिख रहा हूँ 1986 में, 1986-87 के बीच में हुआ है। 1 अप्रैल 87 को यह पूर्णतः अस्तित्व में आ गया है। तो 1987 में इसका नाम कर दिया गया है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक, भारतीय मानक ब्यूरो। और यह जो है उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, यह जो है BIS उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो 3-4 फुल फॉर्म आपको पता हो गए, NCO, DGT, BIS, ISI, ठीक ना। ये सब फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। एक कॉपी बना लीजिए ट्रेड थ्योरी की, ठीक है, ट्रेड थ्योरी की कॉपी बना लीजिए और उसमें लिखते चलिए, जो हम बताएं वो नोट करो, बस सब नहीं नोट करना है। चलिए, अभी आपके 8 कर्तव्य हुए हैं। अभी तो कर्तव्य 11 कर्तव्य दिए गए हैं इलेक्ट्रीशियन के, अभी 8 पढ़ें आप, आगे के कर्तव्य पढ़िए। तो पॉइंट नंबर 7 और 8 पर डिस्कस नहीं किया, मिटा दिया, फिर से लिखना पड़ा। चलो, ट्रांसफार्मर और मोटर की वाइंडिंग तथा रिवाइंडिंग करना, तो कुछ बताना है नहीं इसमें। एक विद्युतकार को ट्रांसफार्मर और मोटर का वाइंडिंग और रिवाइंडिंग करना आना चाहिए, ठीक है। 8वां है वाइंडिंग रिवाइंडिंग, समझ रहे हो ना, वाइंडिंग भरते हैं ना लोग, कॉयल, कापर का तार, एल्युमिनियम का तार से। केबिलों को जोड़ना तथा ELT ओवरहेड लाइन को स्थापित करना। केबिल कट गई हैं तो केबिल को कैसे जोड़ा जाए। केबिल जोड़ने के लिए अभी आप लोगों को तो सिस्टम ही नहीं पता होगा, केबिल कैसे जोड़ा जाता है। बस जानते होंगे 2 तार हैं, दोनों तार क्या करो आपस में मिलाओ, ऐसे ऐसे ऐंठ दो, ऐंठ करके टेप मार दो, बस हो गया, जुड़ गए। ऐसे नहीं ज्वाइंट होता है, ये सब तो टेम्पोररी ज्वाइंट माने जाते हैं, ठीक है, बताएंगे आगे। केबिलों को जोड़ना तथा ELT ओवरहेड लाइन को स्थापित करना। ELT का मतलब लो टेंशन, ओवरहेड लाइन, लो टेंशन ओवरहेड लाइन मतलब जो 220 वोल्ट की लाइन आ रही है आपके गांव वगैरह में खंभों पे 220 वोल्ट की लाइन है ना, तो लो टेंशन लाइन बोली जाती है। हाई टेंशन बड़ी लाइनें हो जाती हैं, तो लो टेंशन लाइन जो होती है, ओवरहेड का मतलब जो आपके सर के ऊपर से गुजरी हो, तो लो टेंशन लाइन ओवरहेड लाइन को स्थापित करना, उसके लगाना वगैरह, खंभे पे तार वार बांधना, ये सब आता हो उसको। 9वां है कि वैद्युत भू इलेक्ट्रोड की रचना करना। भूचालक यंत्रों का अंतः संयोजन यहाँ पर इंड रहेगा, डी रहेगा, इंड कनेक्शन, लास्ट कनेक्शन स्थापित करना। तो वैद्युत भू इलेक्ट्रोड की रचना करना, भूचालक यंत्रों का अंतः संयोजन यानी कि इंड कनेक्शन स्थापित करना बता रहे हैं आपको। जैसे जो लिखा है इसने, वैद्युत भू इलेक्ट्रोड की रचना। भू इलेक्ट्रोड का मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोड दो होता है ना, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। भाई कॉपर की या एल्युमिनियम की रॉड होती है, जिसको आप प्लस बना देंगे वो प्लस हो जाएगी, जिसको माइनस बना देंगे माइनस, ज़मीन में गाड़ दीजिए, वही इलेक्ट्रोड होता है। जैसे अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड में एल्युमिनियम की या कॉपर की, एल्युमिनियम की पाइप होती है, कॉपर की रहेगी तो प्लेट होती है, ज़मीन में गाड़ दी जाती है, तो उसी को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो वैद्युत भू इलेक्ट्रोड की रचना मतलब ज़मीन के नीचे जो इलेक्ट्रोड गाड़े जाते हैं उनकी रचना करना, यानी बनाना आता हो।
भूचालक यंत्रों का अंतः संयोजन इंटरकनेक्शन स्थापित करना। भूचालक यंत्र में क्या आएगा? भूचालक यंत्र, हाँ, अर्थ कंडक्टिंग, भू का मतलब अर्थ, ठीक है, अर्थ माने पृथ्वी ना, तो वही भू, अर्थ, अर्थिंग। तो भूचालक यंत्रों यानी कि अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए कुछ आगे प्रैक्टिकल में चीज़ आएगा कि अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है, अर्थ की कनेक्टिविटी, माने अर्थ का रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाता है। देखिए कभी कभी आप देखे होंगे जहाँ अर्थिंग बनाई रहती है तो उसमें 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी ले जाके डाल देते हैं आप लोग, नमक डाल देते हैं, कोयला डाल देते हैं। वो सब डाल देने से क्या होता है, अर्थिंग की कंटिन्यूटी अच्छी हो जाती है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, कम से कम ही रखना है। क्यों कम से कम रखना है, बात की बात है। तो जो हमारा अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे अर्थ टेस्टर, तो अर्थ टेस्टर से अर्थिंग का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें 1-2 जगह जो है ज़मीन में गाड़ना पड़ता है अर्थ इलेक्ट्रोड, 1-2 जगह ज़मीन में थोड़ी थोड़ी दूरी पे 1 मीटर 2 मीटर पे अर्थ इलेक्ट्रोड गाड़ करके तब हमको अर्थिंग का अपने रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को करना जानता हो आपका इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। 9 कर्तव्य हो गए, 10-11 2 कर्तव्य और बच रहा है। ये दोनों कर्तव्य और बता करके फिर ये क्लास को ओवर करूँगा। पॉइंट नंबर 10, वैद्युतिक उपकरणों में प्रयुक्त बैटरियों की चार्जिंग डिस्चार्जिंग अवस्था का ध्यान रखना एवं उनकी मरम्मत के विषय में जानना है, ठीक। तो बैटरी चार्जिंग करना, बैटरी चार्जिंग करना, ठीक है, आना चाहिए, चार्ज में लगाना, उल्टा ना लगा दे, प्लस माइनस में लगा दे, माइनस प्लस में लगा दे। डिस्चार्ज हो गई तो उसको चार्ज में लगाया है। और क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अवस्था का ध्यान रखना, भाई बैटरी किस कंडीशन में है, चार्ज या डिस्चार्ज कंडीशन में है कि आधी चार्ज है, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, जानकार होना चाहिए कि जान ले, मीटर से, मल्टीमीटर से नाप के या हाइड्रोमीटर से नाप के या हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर से नाप के, जैसी उसके अंदर काबिलियत हो, या देख के भी बता दे कि चार्ज है डिस्चार्ज है। दूसरा, वैद्युतिक परिपथों की जानकारी होना तथा वैद्युतिक पैनलों का संचालन करना। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की जानकारी होना, कोई सर्किट कहीं पर बनी है अगर, देखिए कोई भी इक्विपमेंट आप खरीद के लाते हैं ना, तो उसकी सर्किट जो है ज़रूर पीछे कहीं ना कहीं स्टिकर पे थोड़ी मोड़ी इलेक्ट्रिकल सर्किट ज़रूर बनी रहती है, ताकि आप उसका मेंटेनेंस कर सकें आराम से। तो वैद्युतिक परिपथों की जानकारी होना चाहिए उसको, और वैद्युतिक पैनलों का संचालन करना है। वैद्युतिक पैनल का मतलब इलेक्ट्रिकल पैनल। देखता हूँ मैं आपको एक आध इलेक्ट्रिकल पैनल दिखाता हूँ, वेट। ये देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल, देखिए दिख रहा है कुछ, लाइट बंद हो गई, जस्ट वेट। इसको देखिए, इलेक्ट्रिकल पैनल दिखा, इसमें ये है पैनल पूरा, तमाम इंडिकेटर लगे हुए हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। इंडिकेटर के साथ साथ उसी में जो ग्रीन दिख रहा है ना, देखिए ग्रीन है, रेड है, ठीक। तो ग्रीन जो है वो पुश बटन है और रेड जो है इंडिकेटर हैं। तो ये सब इलेक्ट्रिकल पैनल को उसको चलाना आना चाहिए। अभी किसी मशीन का इलेक्ट्रिकल पैनल होगा, ठीक है, जहाँ से ऑन ऑफ सब चीज़ें हैं बनी हुई हैं। इसमें देखिए स्विचेज बनी हुई हैं, ये क्या बोलते हैं, रोटरी टाइप की, सिंगल पुश, डबल पुश, ट्रिपल पुश, ऐसे अलग अलग पोजीशन वाली होंगी। ये फिर मिला के एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो ये लगा हुआ ये मल्टी फंक्शन मीटर है। मल्टी फंक्शन मीटर का मतलब इसमें एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी और किलो वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव, बहुत सारी चीज़ें इसमें सब मिल जाती हैं, ठीक है। मल्टी फंक्शन मीटर आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है, यही लगाया भी जा रहा है हर जगह। अब वोल्ट मीटर अलग से, एम्पियर मीटर अलग से नहीं लगता है, बस एक मीटर लगा तो उसी से सारी जानकारी हो जाएगी। चलो